हेलो गाइस, गुड इवनिंग। दिस इज़ वैशाली मित्तल। तो गाइस, ये विज़न के जून की मैगज़ीन आ गई है, तो हम अभी इसे स्टार्ट करते हैं। बाकी जो मई की मैगज़ीन है, जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है, उसे हम साइड बाय साइड करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप इंडेक्स आपको देख लेना है, ये सारे टॉपिक्स जितने भी हैं, तो हम इसे वन बाय वन करके करेंगे। तो फिलहाल हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस का अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कस्टोडियल वायलेंस। ठीक है गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। अभी क्या है, आपने देखा होगा अगर न्यूज़ आप पढ़ते हो थोड़ा, जो तमिलनाडु में क्या है, फादर और सन दोनों की डेथ हुई है, वो भी कस्टोडियल वायलेंस में। किसमें? कस्टोडियल वायलेंस में। एक मिनट यार, हाँ, रिसेंट डेथ हुई है फादर सन की, जो कि तमिलनाडु में, वो भी ड्यू टू द कस्टोडियल वायलेंस, जिस वजह से इंडिया में है काफ़ी एंगर आया था उसके अगेंस्ट। तो कस्टोडियल वायलेंस क्या होता है? वो वायलेंस जो कि पुलिस की कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में की गई हो एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट, या तो उसे मेंटली टॉर्चर किया हो या फिर फिजिकली टॉर्चर किया हो। इसके अंदर क्या है, कोई टॉर्चर भी हो सकता है, रेप भी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। अब एक मल्टीपल एनजीओज के द्वारा एक इनिशिएटिव है, नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर। उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3/4 डेथ्स जो पुलिस कस्टडी में होती है, वो मेनली टॉर्चर की वजह से होती है, जो कि 2019 में हुई है। अब लीगल कंसर्न्स क्या हैं, ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं? पहली बात, पुअर रिगार्ड ऑफ फंडामेंटल राइट। कॉमन कोज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया था कि जो 12% पुलिस पर्सनल है, उन्होंने कभी भी ह्यूमन राइट्स की ट्रेनिंग कभी ली ही नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने भी रामामूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में ये बोला था कि प्रिजनर्स के भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं और उन्हें हमें अपहोल्ड करना चाहिए। और उन्होंने ये बताया जो टॉर्चर और इल ट्रीटमेंट जैसे जो प्रिजन्स में होते हैं, उनको रिफॉर्म करना चाहिए। फिर इन्वेस्टिगेशन एक मेथड आया था, उसमें ये भी बताया जो टॉर्चर हम करते हैं प्रिजनर्स पे, वो हम आर्टिकल 21 कहीं ना कहीं वायलेट करते हैं, क्योंकि राइट टू लाइफ और डिग्निटी प्रिजनर्स के पास भी होता है। अब क्या करता है जो पुलिस है, वो क्या करती है, पावर ऑफ अरेस्ट को मिसयूज़ करती है। नेशनल पुलिस कमीशन थर्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये देखा गया है जो 60% जो अरेस्ट होते हैं वो अननेसेसरी होते हैं, जो कि अगेंस्ट फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम होते हैं। एक्स्ट्रा लीगल बिहेवियर यही है कि जो पुलिस जब अरेस्ट करती है, तो वो या तो टॉर्चर को यूज़ करती है और रूल्स को भी इग्नोर करती है। ऑल्सो जो मैजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, वो भी क्या है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंडर जो प्रोसीजर है उसको क्या फॉलो नहीं करता, जबकि वो जब वो ग्रांट करता है पुलिस कस्टडी या फिर जुडिशियल कस्टडी को एक्सेट्रा। अब ये है कि चैलेंज क्या, हम ऐसे इंसिडेंट्स को कर्ब क्यों नहीं कर पा रहे? पहली बात ये है कि हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग लॉज नहीं है अगेंस्ट टॉर्चर। तो ये है कि इंडिया के पास कोई भी एंटी टॉर्चर लॉज नहीं है, एंड अगर हैं तो अभी तक कस्टोडियल वायलेंस को क्रिमिनलाइज नहीं किया गया। इंडिया ने क्या किया था, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को 1997 में साइन किया था, लेकिन उसने अभी तक रेटिफाई नहीं किया, जिस वजह से लॉज और जो मैकेनिज्म है वो अभी तक अच्छे से कमिटमेंट में नहीं है। और इंडिया 9 कंट्रीज़ में से ऐसी है जिसने अभी तक इसे रेटिफाई नहीं किया। ये है कि लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन है, अनयूज फंड है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिफॉर्म एंड डेवलपमेंटल के डाटा के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बताया है, और कैग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स एक स्कीम स्टार्ट हुई थी, उसके अंडर जो फंड एलोकेट हुआ है उसको अंडर यूज़ किया अभी तक, मतलब कि उसको ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया या फिर बहुत अंडर यूटिलाइज़ किया। लैक ऑफ इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग, लैक ऑफ इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग ये बताया है कि जो पुलिस एक्ट ऑफ 1861 है वो साइलेंट है सुपरिटेंडेंस पे और जनरल कंट्रोल एंड डायरेक्शन में। इसमें ये बताया कि जो पुलिस है वो एक तरह से क्या, एक पपेट बनी हुई है पॉलिटिकल लीडर्स की, और वो सिर्फ उनके इंटरेस्ट को फुलफिल करने में लगी हुई है, और उनकी खुद की इंडिपेंडेंसी एक्चुअल में है ही नहीं। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है। अब क्या है कि जो लॉज हैं वो कॉमन सिटीजन्स को अलाउ नहीं करते कि वो पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट क्या कर सके, कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स को फॉरवर्ड कर सके, और सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही ये पावर है कि वो कुछ भी पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स को क्या कर सके, प्रोसीड कर सकें। सेकेंड एआरसी की जो रिकमेंडेशन और सुप्रीम कोर्ट ने जो कि प्रकाश सिंह केस 2006 में रिकमेंडेशन दी थी कि एक इंडिपेंडेंट कंप्लेंट अथॉरिटी होनी चाहिए जो क्या कर सके, जो पुलिस के मिसकंडक्ट के केसेस को इंक्वायर कर सके, और ये अभी भी मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में क्या हुआ है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इंडिया फॉलो नहीं करती कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, जिसमें क्या होता है कि जो कमांडर ऑफ द फोर्सेस होते हैं उसको गिल्टी नहीं मानना चाहता फॉर फेलिंग टू कर्ब इलीगल एक्टिविटीज़ ऑफ दोज इन हिज चार्ज। अगर पुलिस के एरिया में कोई चार्ज उसको मिला है कि हाँ आपको इस इलीगल एक्टिविटी को कर्ब करना है, और अगर वो उस इलीगल एक्टिविटी को कर्ब करने में कामयाब नहीं होती, तो उसे क्या माना हुआ है, उसे गिल्टी नहीं माना हुआ है, ठीक है। तो ये है कि इंडिया में कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, ठीक है। जो इंटरनल डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज़ हैं वो भी क्या करती हैं, पुलिस की रॉन्ग डूइंग्स को क्या करती हैं, एग्जामिन नहीं करती। पुअर कन्विक्शन रेट क्या है,
अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा को देखा जाए तो उसने क्या किया है, 2001 से 2018 मतलब 18 सालों के बीच में उन्होंने क्या सिर्फ 26 पुलिसमैन को क्या कन्विक्ट किया कस्टोडियल वायलेंस में, जबकि कितनी डेथ्स हुई हैं इन 18 साल में 1727 1700 के करीब डेथ्स हुई हैं, और जिसमें सिर्फ 26 पुलिसमैन को ही क्या मिला कन्विक्शन की, हाँ आरोप लगा है। ठीक है, आरोप लग के क्या एलिगेशन होता है, आरोप लगना, और जब आरोप मतलब सही लग जाता है कि हाँ यार ये बंदा है तो उसे कन्विक्शन बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें क्या है तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में से 0 कन्विक्शन रिकॉर्ड हुए हैं, जबकि इसमें इन 5 स्टेट्स में मिलकर 100 कस्टोडियल डेथ्स हुई हैं। एनएचआरसी की वीक फंक्शन है, क्योंकि एनएचआरसी जो है वो एडवाइजरी नेचर में है। इसके पास एम्पावर है कि वो विटनेस को सम्मान कर सके, लेकिन इसके पास सिर्फ एक रिकमेंडेटरी पावर है और कुछ नहीं है। लैक ऑफ विटनेस प्रोटेक्शन, अभी क्या है कि अगर हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट भी कर दें तो जो कस्टोडियल किलिंग्स हुई हैं उनके जो विटनेस प्रोटेक्शन है तो वो लैक करती है। ठीक है, पॉपुलर सपोर्ट एनकरेजेस सच एक्शन, जो पब्लिक नीड्स टू रियलाइज दैट द पुलिस हैव, पब्लिक को ये समझना चाहिए कि पुलिस के पास लिमिटेड पावर है अंडर द लॉ। ठीक है, और पुलिस को रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना चाहिए और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर फिल्मी भाषा में बोला चाहिए कि पुलिस को कानून के दायरे में काम करना चाहिए और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, सिंपली है। अब वे फॉरवर्ड कि हम क्या कर सकते हैं। लीगल आइडेंटिटीज कि सबसे पहले तो हमें यूएन कन्वेंशन जो अगेंस्ट टॉर्चर के जो भी इंडिया ने सिर्फ साइन किया हुआ है उसे क्या करना चाहिए, रेटिफाई भी करना चाहिए। ठीक है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 197 है उसे रिफॉर्म करना चाहिए, जिससे क्या है प्रोसिक्यूटर्स को पहले गवर्नमेंट की अप्रूवल ना लेनी पड़े लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, to clear that prosecutors do not need to obtain government approval before pursuing charges against the police। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज एंड द एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, हमें क्या करना है, जो डीके बासु जजमेंट ने जो स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 11 डायरेक्शन इशू किए थे, जिसमें हम क्या कर सके ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल मेकिंग एन अरेस्ट उसको क्या कर सके इंक्रीज कर सके। ऑल दो सम ऑफ द रिकमेंडेशन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इंक्लूड हुई थी, जिसे लेटर बट पुलिस ने इग्नोर कर दिया था। मजिस्ट्रेट को इफेक्टिव रोल देना चाहिए, मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होनी चाहिए कि वो पुलिस की पावर्स को ओवर रीच ना करने दें, मतलब पुलिस की पावर्स मिसयूज़ ना करें वो, या फिर ज़्यादा ना आगे बढ़े। ठीक है, उसको थोड़ा मोनीटर करना चाहिए। इंश्योर करना चाहिए कि राइट टू काउंसिल अवेलेबल है सस्पेक्ट्स के पास एज सुन एज पुलिस पॉसिबल इन परसुएंस विद आर्टिकल 22। ठीक है, आर्टिकल 22 पता ही है आपको, प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव डिटेंशन से क्या करता है, डील करता है। ठीक है, इंश्योर पुलिस अकाउंटेबिलिटी, एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, इंश्योर दैट की जो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज़ हैं वो सेटअप होनी चाहिए, जैसे जो प्रकाश सिंह केस में बोला था। इससे क्या होएगा, जो पुलिस होती है हमें क्या करते हैं, हम पुलिस को क्या करते हैं इधर उधर ट्रांसफ़र करते रहते हैं, अगर उस पर आरोप लग गया तो इसको बंद करना चाहिए। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी यही है कि एक इंडिपेंडेंट इंटरनल अफेयर होना चाहिए जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा, जो कंडक्ट करेगा स्टेट लेवल पे होगा, जो सरप्राइज़ चेक करता रहेगा पुलिस के लॉकअप्स पे, अगर जैसे पुलिस अरेस्ट दे रही है तो उन पर चेक करता रहेगा सरप्राइज़ की भी यार कुछ गलत तो नहीं कर रही। हमें क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन में, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को ट्रेन करना चाहिए मॉडर्न नॉन कोएर्सिव टेक्निक्स पे, कैसे वो विटनेस को सस्पेक्ट कर सकता है, उससे क्वेश्चंस पूछ सकता है, कैसे इंटरव्यू कर सकता है, जरूरी नहीं है उस बेचारे को मार मार उसको टॉर्चर करो। ठीक है, विटनेस प्रोटेक्शन डिज़ाइन को रोबस्ट करना चाहिए ताकि जो विक्टिम्स जो कस्टोडियल किलिंग्स के जो विक्टिम्स हैं उनकी फैमिलीज को प्रोटेक्ट कर सके, जो कि रिकमेंड किया था लॉ कमीशन ने अपनी 198th रिपोर्ट और 273rd रिपोर्ट पे। अब कंक्लूजन क्या है, देखो पुलिस ट्रेनिंग या पुलिस रिफॉर्म्स पे कुछ कमिटीज़ थी, देखो देख लेना क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है यूपीएससी। कोर कमेटी जो 1973 और 1 में आई थी, रिब्यूरी कमेटी आई थी, पुलिस रिफॉर्म से पद्मभय कमेटी आई थी, मालीमत कमेटी आई थी, उसने कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन की थी जो हमें क्या करना चाहिए कि पॉलिटिकल उसको क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिटिकल विल ही ज़रूरी होती है स्टेट की, क्योंकि जो पुलिस है वो स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है, फाइनली ये एम्फसाइज है कि जो डेथ टॉर्चर के वजह से होती है वो क्रिमिनल एक्ट है। ठीक है, और इस पे कॉम्प्रोमाइज़ हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इसको एक जीरो टॉलरेंस बनाना चाहिए, और जो भी कस्टोडियल डेथ होती है उसे हमने क्या करना है, क्रिमिनल एक्शन को लेके और उससे आगे जांच पड़ताल करनी है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अभी क्या है, एडवांस ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को एडवांस करने की बात हो रही है बहुत इंस्टीट्यूशन से इंडिया में, जिसमें एक नीति आयोग के सीईओ ने भी बोला है कि हमें जो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसको एडवांस करना है। अब ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता क्या है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है जो क्या करता है,
इसमें क्या होता है कि आपको कोर्ट से बाहर ही जो आपकी डिस्प्यूट्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं, जिसमें क्या होता है मेनली नेगोशिएशन होती है, डिस्कशन होती हैं, मेडिएशन होती हैं, आर्बिट्रेशन टेक्निक्स होती हैं, जो क्या करती है डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की हेल्प करती है इंटरनेट के थ्रू या फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। आप जो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है इसमें हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, डाटा मैनेजमेंट एम्प्लॉय करते हैं, ताकि हम ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी जो जुडिशियल प्रोसेस की है वो क्या कर सकें, इंश्योर कर सकें। अब ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में दो तरह के मॉडल होते हैं, ऑप्ट इन मॉडल, ऑप्ट आउट मॉडल। ऑप्ट इन मॉडल में क्या होता है कि मीडिएशन में जाना आपके लिए वॉलंटरी है कि आप जाना चाहते हो तो जाओ, नहीं जाना तो ना जाओ। जबकि ऑप्ट आउट मॉडल में क्या होता है कि आपको एटलीस्ट एक सेशन में तो मीडिएशन में जाना ही पड़ेगा, उसके बाद चाहे आप ऑप्ट आउट रह सकते हो। अब ओडीआर किस पे फोकस करता है, वो फोकस करता है डिस्प्यूट रेवोल्यूशन पे। वो चाहता है कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाए ओपन, एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट मैनर में। डिस्प्यूट कंटेनमेंट और अवॉइडेंस पे वो फैसिलिटेट करता है कि जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम तक ही रहे, वो एक डिस्प्यूट ना बने, ठीक है। ओडीआर ओडीआर उन कंप्लेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जो कि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में कंप्लेंट्स करते हैं ना, उन डिस्प्यूट्स को सेटल आउट करने के लिए बहुत अच्छी हैं। और ऐसी छोटी छोटी कंप्लेंट्स ना बहुत हाई वॉल्यूम में भी होती हैं, जो ऑकरिंग बिटवीन यूज़र्स विद असेस टू, ये असेस इंटरनेट के असेस करके हम इसको कंप्लेंट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब बेनिफिट क्या होगा ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का? बेनिफिट ये होगा जो पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं उनको रिड्यूस किया जाएगा। अभी नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड की रिपोर्ट के अनुसार जो हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है वो 4.56 मिलियन है, और जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 31.5 मिलियन केसेस हैं, और इवन सुप्रीम कोर्ट में भी 56 से 57,000 केसेस के अराउंड डाटा पेंडिंग है, केसेस पेंडिंग है। इससे क्या करेंगे, हम कॉम्प्लेक्स केसेस पे फोकस करेंगे। अब ऑफ कोर्स जब जो हाई कोर्ट्स हैं, कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो हायर लेवल के कोर्ट्स हैं, अगर उनके पास केसेस कम हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो अपना फोकस कहाँ पे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केसेस पे करेंगे, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के केस में होगा, और जिससे हम असेसेबल, अफोर्डेबल जस्टिस प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑनलाइन डाटा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से क्या आएगा, हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा होगा, ठीक है, और हमारी रैंकिंग भी उसमें सुधरेगी, क्योंकि जो नॉर्मल जो केस है वो 6 महीने तो ले ही लेता है, और जो आर्बिट्रेशन के जरिए सिर्फ 30 दिन में क्या हो जाता है, हमारा केस रिजोल्व हो जाता है और डिजोल्व भी हो जाता है। कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन हो जाएगी इसमें, क्योंकि कंज्यूमर का ग्रीवेंसेस जल्दी से क्या हो जाएंगे, रिड्रेस हो जाएंगे। एनवायरनमेंट बेनिफिट ये है कि टाइम को सेव करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रूम में इसकी प्रोसीडिंग होनी है, ठीक है, ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, ट्रैवल नहीं करोगे तो फिर आपको भाई कार्बन नहीं जनरेट होगा, ठीक है। ओडीआर एक एसेसिबल, ट्रांसपेरेंट, फास्टर ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत जो इंडियंस है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, तो ये टाइम बिल्कुल बहुत सही है कि ओडीआर को ज़्यादा बढ़ाया जा सके, जिससे हम जो ग्रीवेंसेस हैं इंडियन सिटीजन्स की, उनकी क्या कर सकें, कम कर सकें। अक्रॉस द वर्ल्ड क्या है ओडीआर का स्टेटस? जो ई कॉमर्स कंपनी थी यूएसए में, उन्होंने ओडीआर स्टार्ट किया था अर्ली 2000 में, और कंट्री ने मैंडेट कर दिया था कोर्ट्स को कि ओडीआर उनका पहला स्टेप है। यूरोपियन यूनियन में भी ये मैंडेटरी है टू ऑल द ऑनलाइन ट्रेडर्स टू प्रोवाइड लिंक टू यूरोपियन यूनियन का ओडीआर प्लेटफॉर्म है, उससे आपको लिंक करना है। इंग्लैंड में टैक्स इंसेंटिव्स आर प्रोवाइडेड फॉर केसेस विद मीडिएशन अंडर द ओडीआर। अब लिमिटेशंस क्या है? पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज़ हैं, हाई स्पीड इंटरनेट का सबसे बड़ा इशू है, ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट्स के इशूज़ हैं, ठीक है, और जिस वजह से क्या है, हम ओडीआर को इजीली अडॉप्ट नहीं कर सकते। जो ओडीआर है वो सर्टेन टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स के लिए तो बढ़िया है, लेकिन जिसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या कोई इसमें गवाह चाहिए, उन केसेस के लिए सही नहीं है। प्रोसीजर इश्यूज़ हैं, क्योंकि बहुत इश्यूज़ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन चाहिए, डिस्कवरी चाहिए, ठीक है, तो वो इंटरनेट पे क्या है, कन्वीनियंट नहीं हो सकता। अदर चैलेंजेस क्या है? प्राइवेसी, डाटा सिक्योरिटी के चैलेंजेस है, क्योंकि साइबर थ्रेट्स भाई बहुत होते रहते हैं, तो इस वजह से क्या है, इश्यूज़ है सबसे बड़ा। अब हम क्या कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, लोक अदालत को पहली बार इनकरेज करना चाहिए कि वो ओडीआर प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ कर सके। ऑनलाइन लोक अदालत होनी चाहिए, नालसा होना चाहिए, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होनी चाहिए, जो कि ओडीआर इंस्टीट्यूशन में एंगेज कर सके। हमें क्या करना चाहिए, प्राइवेट प्लेयर्स को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे इजीली असेसिबल हो सके, यूज़र फ्रेंडली बन सके, और लेस एक्सपेंसिव हो सके, और एफिशिएंट बन सके। हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है अमंग द लॉयर कम्युनिटी एंड अमंग द यूज़र्स। कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग भी हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है, लोअर कम्युनिटी के अंदर भी हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है, जिससे हमें ओडीआर के एडवांटेजेस बता सके और इस जो प्लेटफॉर्म को हम ग्रो करना चाहें, ठीक है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं कल, बाय बाय, टाटा।